अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैं बोल रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में किस तरह से ये बताते हैं कि उसका हुलिया, उसका तौर तरीका, उसका मिजाज, हर तरह से उसने उसकी खूबियों और खामियों को सामने लाया है। लेकिन जिस तरह खूबियों को सामने लाया है उसी तरह खामियों को भी सामने लाया है अपनायत के तौर पर। तो ये खाका जो है फ़रतुल्लाह बेग ने मौलवी नज़ीर अहमद पर जो लिखा है, तो यहाँ पर इससे पहले उसने ये भी लिखा है कि किस तरह से ये मौलवी नज़ीर अहमद अपना गुजारा करते थे गुर्बत की वजह से। एक तो पढ़ाई भी जारी रखी थी और दूसरी तरफ हर एक घर घर जाकर खाना जमा करते थे तो गुजारा कर लेते थे। और जहाँ वो जिस घर में जाते थे तो वहाँ पर जिस लड़की से आमना सामना हुआ था तो जो इसको मसाला पिसवाती थी तो वहाँ भी वो काम करते थे, तो फिर उसी के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो अब आगे आगे हम पढ़ेंगे। एक रोज जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया तो देखता हूँ अब ये कॉलेज का रुख करता है कि किस तरह से वहाँ पे क्या हालत होती है कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हुजूम है। कॉलेज वहाँ था जहां आप गवर्नमेंट स्कूल है, अब गवर्नमेंट स्कूल है। मैं भी बीएड में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी चले। बरामदे में पहुंचा तो छोटा था, लोगों की टांगों में से होता हुआ घुसा कर कमरे के दरवाजे तक पहुंच ही गया। देखा कि कमरे के बीच में मेज बिछी है, इसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक लड़का आता है, इससे सवाल करते हैं और सामने कागज पर कुछ लिखे जाते हैं। मेज के दूसरी पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज बैठा है। ये मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे। हम तमाशा में मुँह थे, यानी मशगूल थे, ये सब देख रहे थे। मौलवी नज़ीर अहमद कि साहब किसी काम के लिए उठे। चपरासी ने रास्ता साफ करना शुरू किया। जो लोग दरवाज़ा रोके खड़े थे वो किस तरह पीछे हटते ही नहीं थे। चपरासी जबरदस्ती धकेल रहे थे। गर्ज इस धक्का पेल में मेरा क्लिया हो गए, क्योंकि छोटा था कद का, तो इस तरह से एक तरह से ये इसी के लपेट में आ गया, भीड़ के लपेट में। दरवाजे के सामने संगमरमर का फर्श था, इस पर से मेरा पाँव रपटा और मैं धम से गिरा, यानी उसका पाँव फिसल गया और वो वहीं पर गिर गया। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ बड़े, मुझे उठाया, पूछते रहे कहीं चोट तो नहीं आई। इनकी शफकत आमेज बातें अब तक मेरे दिल में का कालन कशफिल फजर है, यानी कि कुंदा किया हुआ, यानी उसके अल्फाज उसके दिल में अब तक मौजूद है। बातों ही बातों में पूछा, मियाँ साजदे क्या पढ़ते हो? मैंने कहा कि मुअल्लकात, जो मैंने अभी कहा इससे पहले कि दूसरे लेक्चर में कि कसीदे। इनको बड़ा ताजुब हुआ क्योंकि ये टफ होता है। इसको हैरानगी हुई प्रिंसिपल साहब को। मैंने फिर वही जवाब दिया, मेरी उम्र पूछी। मैंने कहा मुझे क्या मालूम। दो वो मेरा हाथ पकड़ कर बजाय अपने काम को जाने के सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब ये लड़का कहता है मैं मुअल्लकात पढ़ता हूँ, जरा देखिए तो सही, सच कह रहा है, ये यूं ही बातें बताता है। मुफ्ती साहब ने कहा बोलो क्या पढ़ता है? मैंने कहा मुअल्लकात। कहने लगे क्या पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? मैंने कहा पंजाबियों के कटहरे की मस्जिद में। फिर कहा मुअल्लकात दूँ पढ़ेगा? मैंने कहा लाइए कि उन्होंने मेज पर से किताब उठाई और मेरे हाथ में दे दी और कहा यहाँ से पढ़। जिस शहर पर उन्होंने उंगली रखी थी वो मुअल्लकात से उमर बिन कुलसूम का शहर था। इसे मैंने पढ़ा और माना बयान किए। उन्होंने तरकीब पूछी, वो बयान की। मुफ्ती साहब बहुत चकराए, पूछने लगे तुमको कौन पढ़ाता है? मैंने कहा मस्जिद के मौलवी साहब। कहा मदरसे में पढ़ेगा? मैंने जवाब दिया ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि वो हैरान हो गई। इतना टफ जो है, एक तो एज भी बहुत कम है, तो इसने इस तरह से पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गए, इसलिए कहा कि यहाँ पढ़ोगे। मुफ्ती साहब ने कागज़ उठाकर चंद सतरें लिखी, प्रिंसिपल साहब को देकर कहा इसको प्रेसिडेंट साहब के
पास पेश कर देना। हम वहाँ से निकलकर अपने घर आए। मौलवी साहब कुछ न कहा। कोई 7-8 रोज के बाद कॉलेज का चपरासी मौलवी साहब के पास एक कागज दे गए। इसमें लिखा था कि नज़ीर अहमद को कॉलेज में दाखिल करने की इजाज़त हो गई है, कल से आप इसे कॉलेज में आने की हिदायत कर दीजिए, इसका वजीफा भी हो गया। देखो अल्लाह ताला ने इसको कैसा जरिया निकाला, क्योंकि इसने सब्र से काम लिया था। फिर कहते हैं चपरासी तो ये हुक्म दे चलता बना। मौलवी साहब ने मुझे बुलाया, खत दिखाया और पूछा ये मामला क्या है, क्योंकि उसको पता नहीं था मौलवी साहब जहाँ पर वो पढ़ता था पहले। मैंने कुछ जवाब दिया। जब ज़रा सख्ती की तो तमाम वाक़ा बयान किया। वो बहुत खुश हुए और दूसरे रोज़ ले जाकर मेरा हाथ प्रिंसिपल साहब के हाथ में दे दिया। इस ज़माने में सईद अहमद खान फारसी की जमात में थे, मुंशी ज़कीउल्लाह हिसाब की जमात या हिसाब यानी मैथ पढ़ाते थे उस टाइम, और प्यारे लाल अंग्रेज़ी की जमात में पढ़ते थे। मैं अरबी की जमात में शरीक हुआ। मैंने कहा मौलवी साहब आपकी जमात कहाँ बैठती थी? कहने लगे प्रिंसिपल साहब के कमरे के बाजू में जो छोटा कमरा है इसमें हमारी जमात थी, दूसरे पहलू में जो कमरा है इस मैं फारसी की जमात। दानी ने कहा मौलवी साहब आपके इख्तियारी मज़ामीन क्या थे? मौलवी साहब ने कहा और कहा मौलवी साहब से कहा और मियावानी हम मियावानी कहाँ पहुँचे? हम पढ़ते थे, आजकल के तालिबों की तरह घास नहीं काटते थे। मौलवी साहब इस फिक्रे का बहुत इस्तेमाल करते थे। अरे भाई एक ही मजमून की तकमील करना दुश्वार है, आज कल पढ़ाते नहीं लाते हैं। सच ही, क्योंकि आजकल एक तरह से बच्चों पर ये ठोंसते हैं पढ़ाई, तो इस वजह से ये कहते हैं पहले पहल ऐसा नहीं होता था, आज पढ़ा कल बोले। तुम्हारी तालीम ऐसी दीवार है जिसमें घारे का रद्दा है, ठेकरिया भी घसीट दिए। ठेकरिया का मतलब है मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, यानी कि इस तरह से पढ़ाई हो रही है आजकल, जैसे ये ना ठोंसी जाती है, उसमें कोई मकसद ही नहीं। मिट्टी भी है, पत्थर भी है, कहीं चूना और ईंट भी है। एक धक्का दिया और उड़ा उड़ा कर धम कर गिर गई। हम कोई ज़माने में क्या मजमून पढ़ाते थे कि इसमें कामिल कर, यानी कि अगर एक ही मजमून पढ़ाते थे पहले, मगर उसी में मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से उनको पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे मज़ामीन हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे बच्चों को बहुत एक तरह से वो क्या कहते हैं इसको, बोझ पड़ जाता है बच्चों को। फिर कहते हैं पढ़ाने वाले भी ऐरे गहरे हिचकियाँ नहीं होते थे, ऐसे ऐसे को छांटा जाता था जिनके सामने आजकल के आलिम महज काट के उल्लू है। यानी कि वो बोलते हैं कि आजकल वो उतने आलिम अगर बेशुमार हैं, मगर जिस तरह पहले होते थे वो आजकल नहीं है। मौलवी साहब को अपने तर्जुमे पर बड़ा नाज था और अक्सर इसका जिक्र फ़क़रिया लहजे में किया करते थे। उर्दू अदब में इनकी जिन तसनीफ़ात हुई किताबों की, यानी कि बहुत सारी किताबें ने धूम मचा रखी है। इनके नज़दीक वो बहुत मामूली थी। कहा करते थे कि मेरी तमाम उम्र का सिला यानी कि बदला कलाम मजीद का तर्जुमा है। इसमें मुझे जितनी मेहनत उठानी पड़ी है इसका अंदाज़ा कुछ मैं ही कर सकता हूँ। एक एक लफ्ज़ के तर्जुमे में मेरा सारा दिन सरफ हो गया। मैं मियाँ सच कहना कैसा मुहावरा की जगह मुहावरा बिठाया है। हमने कहा मौलवी साहब बिठाया नहीं, ठोंसा है। जहाँ ये फिक्रा कहा मौलवी साहब उछल पड़ते, बड़े खफा होते और कहते कल के लोंडो मेरे मुहावरों को गलत बताते हो। मियाँ मेरी उर्दू का सिक्का तमाम दुनिया हिंदुस्तान पर बैठा हुआ, खुद लिखोगे तो ची भूल जाओगे। यानी कि इतना मौलवी साहब को अपने पर नाज था जो को वो पढ़ाते थे। मौलवी साहब ने कई मरतबा इस आजिज़ पर भी रकमी हमले किए, लेकिन ये ज़रा टेढ़ा मुकाबला था। एक छोड़ कई किताबों मौलवी साहब से ऐंठी, कभी एक पैसा न दिया। यानी मौलवी नज़ीर अहमद उनसे किताबें लेते थे। ये नहीं कि खुदा ना खासा वादा करता रकम ना देता था, ये कि इस वक्त तक किताब लेता ही न था जब तक मौलवी साहब खुद ना फरमा देते कि अच्छा भाई तो यूं ही ले जा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। मेरी तरकीब ये थी कि पहले किताब पर कब्जा करता। मौलवी साहब किताब की कीमत मांगते, मैं हुज्जत करते, यानी कि हुज्जत हुआ बहस।
اور جواب دیتے، میں اس کا جواب دیتا رہی کے لیے جو کتابیں آئی تھی وہ تو ہمارے باپ دادا کا کتابیں، تو کتابیں میں نے مولوی صاحب کی LLD کی پر بھی قبضہ کرنے کا فکر، یعنی کہ یہاں پہ آپ سمجھو کہ مولوی نذیر احمد مولوی صاحب سے جو بھی کتابیں لیتے تھے وہ اسی پر ایک طرح سے پہلے قبضہ کرتے تھے، پھر اس طرح نہیں دیتے تھے، جب وہ خود بولتے تھے اپنے پاس ہی رکھو، اچھا لے جاؤ، تب وہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے، یعنی کہ گزارا اسی طرح کرتے تھے۔ حیدرآباد آنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن کو کوچ کیا، یعنی کہ پھر آخر کار اس کا انتقال ہو گیا۔ جب کبھی دہلی جاتا ہوں مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں، اندر قدم نہیں رکھتا، باہر بڑی دیر تک دیوار سے لا کر دروازے کو دیکھتا اور وہ رہ کر ذوق کا یہ شعر زباں پر آتا ہے۔ یعنی کہ پھر کیا تھا کہ یہ مولوی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر مرزا فرت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ وہاں جاتا ہے دروازے کو دیکھتا ہے اور اسے یاد آتا ہے ذوق کا شعر، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، یعنی کہ یہاں دنیا کا کارخانہ ہی یہی ہے، جو آتا ہے اس کو چلے جانا ہے، ایک دن سب کو جانا ہے، اور یہاں زندگی بسر کر کے پھر اس کو اس دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مرزا فرت اللہ بیگ نے کس طرح سے مولوی نذیر احمد پر خاکہ لکھا ہے۔ یہاں پر کوشچن جو ہے نذیر احمد کی شخصیت کے دلچسپ پہلوؤں کو اپنے الفاظ میں لکھیے، یعنی وہ کس قسم کے انسان تھے، کیسی شخصیت تھی اس کی۔ نذیر احمد نے اپنے بچپن کے ان واقعات کو لطف لے کر بیان کیا، یعنی کس طرح سے جمع کرتے تھے کھانا وغیرہ، اور جہاں وہ مسالہ پیسنے جاتے تھے تو ادھر پھر کس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی وہ لکھنا ہے۔ نذیر احمد کے ساتھ پڑھنے والوں اور یہ بھی لکھنا ہے کہ ادھر جہاں کالج میں وہ گئے تھے تو وہاں کیسے وہ گر پڑے وغیرہ وغیرہ۔ نذیر احمد کے ساتھ پڑھنے والوں میں کون کون سے ادیب شامل تھے، جو میں نے بتایا، انگریزی میں کون سے، میتھ میں کون سے، اور پھر اور فارسی میں کون پڑھاتے تھے۔ نذیر احمد نے آج کل کی تعلیم کی کون کون سی خامیاں بتائی، یعنی آج کل تعلیم ٹھونسی جاتی ہے اور اس میں مطلب بہت سارے مضامین ہوتے ہیں تو ان کس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے تعلیم ہوتی ہے، مطلب بچوں کی تعلیم ایسی ہو رہی ہے جیسے وہ مطلب اس میں ملا ہوا ہے چونا، یہ جو میں نے ابھی پڑھایا ٹھیکرا ہی بھی گھسیٹ دی ہے، یعنی مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور اینٹ بھی ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے ادھر۔ پھر کہتے ہیں اس سبق میں جہاں مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا اس کی نشاندہی، یعنی کہ یہ لکھنا ہے کہ کس طرح سے اس حلیہ کیسا تھا مولوی نذیر احمد کا، ناک کیسی دکھتی تھی، آنکھیں کیسی دکھتی تھی، بال کیسے دکھتے تھے۔ اس سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے، پھر محاورے کہاں کہاں آئے ہیں وہ بھی آپ کو لکھنے ہیں، باقی انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گی۔ خدا حافظ۔